राज्य के हर खेत तक सिंचाई की पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में चयनित योजनाओं के अतिरिक्त भी 774 अदर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनसे कुल 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पुनर्स्थापन लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 756 अदद योजनाएं पूरी कर 5.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई का काम पूर्ण किया जा रहा है। उसी तरह वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता लाखों हेक्टेयर के विरुद्ध यह मार्च तक काम किया गया है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ, रबी और गर्मा सिंचाई हेतु 28.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2025-26 में खरीफ सिंचाई के लिए 23.78 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। नदी जोड़ योजना के तहत कोसी मेची लिंक परियोजना के प्रथम भाग पूर्वी कोसी मुख्य नहर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस परियोजना की कुल लागत राशि रुपया 82.32 करोड़ है। कोसी मेची लिंक परियोजना क्रियान्वयन से बाढ़ की विभीषिका के समन के साथ साथ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिले के 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, बिहार हमेशा देश से बाहर से आने वाली नदियों के बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काफी काम किया है, जिसके कारण अब बाढ़ से काफी हद तक लोगों को निजात मिल रहा है, जिसके कारण राज्य की जान माल की विभीषिका से बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, बिहार सभ्यता और संस्कृति के राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें सिमरिया घाट बिहार वासियों के लिए काफी आस्था का केंद्र है, जहां से लोग पवित्र गंगा जल लेकर के बैद्यनाथ धाम, अशोक धाम एवं अन्य मंदिरों में जाकर के भोले बाबा को जलाभिषेक करते हैं। उसका भी जीर्णोद्धार किया गया है, उसके लिए भी काफी काम किए गए हैं। सिमरिया घाट धाम का सीढ़ी घाट निर्माण करा करके सौंदर्यीकरण किया गया है। उसी तरह आस्था का केंद्र सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी तट पर उत्तर वाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट बनवाया गया है, जिससे लाखों कमरिया भाइयों को काफी सुविधा मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज राज्य की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से पहले हम लोग बिहार से बाहर जाते थे तो अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करते थे, लेकिन आज बिहार से बाहर जाकर के अपने आप को बिहारी कहने में मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण विभाग द्वारा विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया गया है, जैसे सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, बिहार संग्रहालय, सरदार पटेल भवन, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया, राज अतिथि गृह बोधगया, बापू परीक्षा परिसर पटना, वाल्मीकि नगर, बेतिया में वाल्मीकि नगर सभा, तारा मंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा तारा मंडल, पटना का उन्नयनीकरण नियोजन भवन, गर्दनी बाग, पटना में मंत्रीगण हेतु 20 डुप्लेक्स आवास, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों हेतु 432 टाइप ए आवास पदाधिकारियों को। इस तरह से बिहार के गरिमा को बढ़ाने के लिए, बिहार को भव्य बनाने के दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वय लगातार काम कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना बताना चाहते हैं, याद रखिए जब दुनिया बिहार देखने आएगी तब दुनिया बिहार को जानेगी। मैं धन्यवाद इसके साथ
अपना धन्यवाद करता हूँ। श्री राजकुमार राय। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार राय। अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बजट सत्र 2026 के अवसर पर जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांगों पर सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय की अनंत गहराई से आभार प्रकट करता हूं तथा सदन के सम्मान्य नेता, बिहार विकास के नायक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं दोनों उप मुख्यमंत्री तथा अपने बिहार विधानसभा हसनपुर क्षेत्र की महान जनता को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके असीम कृपा से मुझे तीसरी बार सदन में आने और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करता हूं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और महान कार्यकुशलता से पूरी दुनिया में बिहार विकास का नया मॉडल कायम हुआ है और लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ, मैं बिहारी हूँ, जहाँ बिहारी कहना शर्म की बात होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी विभागों के समावेशी विकास के कारण अब बिहारी कहलाना शर्म नहीं, गर्व की बात है। महोदय, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गजलकार दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। महोदय, यह पंक्ति दृढ़ निश्चय, मेहनत और सकारात्मक का प्रतीक है, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही साबित कर दिया है। महोदय, 20 वर्ष पहले बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। बिहार में जो है लोग जो भयमुक्त समाज पहले जीता था 20 वर्ष पहले, लेकिन आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति के बल पर बिहार जो है आगे बढ़ा है। लोग त्रैमान थे पहले माननीय महोदय, आज मुझे जिस विषय पर सदन में मुझे सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया गया है महोदय, इस विषय में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती थी। प्रति वर्ष किसान बाढ़ और सुखाड़ के कारण दुख और कथाकथित प्राकृतिक आपदा से त्रस्त रहते थे। महोदय, जब से बिहार में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिहार का शासन पर बैठे, उस दिन से समस्याओं की नहीं बल्कि उनके कारणों का उपाय ढूंढकर बिहार बाढ़ और सुखाड़ से लोगों को उबारने का सतत प्रयास किया गया है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 50 योजनाओं की घोषणा की गई। घोषित अदद 50 योजनाओं में से 46 अदद योजनाओं कुल 9,753.44 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से 5 अदद कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 28 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, 1 अदद कार्य निविदा एवं 2 अदद कार्यक्रम क्रियाधीन है। महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के सतत सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाने का निश्चय किया है। संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में जल संसाधन विभाग के लिए चयनित 604 योजनाओं में से 1,18,578 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में चयनित योजनाओं को अतिरिक्त 714 अदद योजनाओं का कार्य किया जा रहा है, जिससे कुल 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई पुनर्स्थापन कराया जा चुका है। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत वर्ष 2025 से 2030 तक हर खेत सिंचाई पानी कार्यक्रम आगे बढ़ाने हेतु योजनाओं का चयन प्रक्रियाधीन है, जिसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। महोदय, बिहार और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना अंतर्गत बिहार भूभाग के औरंगाबाद एवं गया जिले में उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य 1,367.161 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन से बिहार राज्य के 38,801 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की जा सकेगी। इससे बिहार राज्य में उत्तर कोयल जलाशय योजना की सिंचित
क्षमता 56,720 हेक्टेयर से बढ़कर 95,521 हेक्टेयर हो जाएगी। इससे बिहार राज्य अंतर्गत औरंगाबाद जिले के 8 तथा गया जिले के 4 प्रखंड लाभान्वित होंगे। वर्तमान में योजनाओं की प्रगति 16% है। योजनाओं की जून 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली गंडक फेज 2 योजना के तहत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन करने का कार्य प्रगति में है। आसन की ओर मुखातिब हो, आसन की ओर मुखातिब हो। 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई सृजन का लक्ष्य है महोदय। 1,783.33 करोड़ की योजनाओं प्रगति में है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त होगा। महोदय, वर्तमान योजनाओं की भौतिक कृषक की प्राप्ति से प्रगति 29% है। उत्तर बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण जिला में 1.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1.747 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्स्थापन के उद्देश्य से महोदय 2061.8.2 करोड़ की लागत से पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का पुनर्स्थापन लाइनिंग ERM योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 75% है महोदय। योजना अंतर्गत अब तक 100.5 हेक्टेयर का पुनर्स्थापन तथा 75.35 हजार हेक्टेयर का सृजन अब तक किया जा चुका है। महोदय, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण में नवादा एवं बिहार शरीफ का गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु 1,110.27 करोड़ की राशि से मधुबन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति में है। दक्षिण बिहार के पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण इस शहर को बढ़ती जनसंख्या एवं भूगर्भ जल के गिरती स्तर के कारण पर्याप्त जल उपलब्धता की आवश्यकता थी। इस कमी को दूर करने हेतु मानसून अवधि में गंगा नदी के उद्वह कर अधिशेष जल को पाइपलाइन के माध्यम से जल शोधन एवं पश्चात जल आपूर्ति का लक्ष्य है। इस योजना के से शहरों में 2051 तक आंकलित जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन के अनुसार जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मधुबन जलाशय के निर्माण कार्य का प्रगति 8.0% है। नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के तहत पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में लगभग 130.89 करोड़ की लागत राशि से बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना, समस्तीपुर जिला में 120.96 करोड़ की लागत से राशि की बागमती नदी बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की योजना है महोदय। शांतिधार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में माननीय सदस्य 2 मिनट का वक्त है। अपने क्षेत्र की भी समस्या रखें इसी में। राशि आकलन की गई है महोदय। 2005 से पहले महोदय बिहार में जो है बाढ़ की जो त्राहिमाम थी महोदय, उससे हम लोग पता है, हम लोग का इलाका महोदय बाढ़ इलाका है। बाढ़ इलाका में हम लोग महोदय जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी के असीम कृपा से कार्य कुशल से आज जो है उत्तर बिहार में महोदय बाढ़ से मुक्ति मिला है महोदय। जहां हम लोग का हसनपुर विधानसभा है महोदय, वहां प्रति वर्ष बाढ़ आया करता था। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी की असीम कृपा से उस इलाके के जो भी करे नदी, दर्जिया फुहिया बांध, बूढ़ी गंडक बांध, कोसी बांध को सभी को समुचित ढंग से उन्होंने ऊंचीकरण और मजबूतीकरण किया है, जिससे उस इलाके में महोदय बाढ़ से निजात मिला है महोदय। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो दर्जिया फुहिया बांध था उस समय में उन्होंने घोषणा किया था, उनको जो है पूरा करने वाले जल संसाधन मंत्री आज सदन में बैठे हुए हैं माननीय विजय चौधरी जी,
और माननीय मुख्यमंत्री जी कसीम कृपा से आज उत्तर बिहार का जो हम लोग देख रहे हैं दर्जिया से फुहिया बांध इन्होंने बना करके उस इलाके को बाढ़ से निजात दिलाया। आज वहां के हजारों लोग को जो है वहां के लोगों को जो सुख सुविधा मिला है अब आप अपना आसन जो है ग्रहण वहां करें। बाढ़ आया करता था और खतरा से खाली नहीं था। वहां पे माननीय हमारे आपका नेता बैठे हुए माननीय हैं, सदस्य माननीय समय पूरा हो मुख्यमंत्री गया। जी उन्होंने बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए वहां 12 स्पेन की स्लुइस गेट बना करके उस इलाके को बाढ़ से मुक्ति अब दिलाया आप है। अपना महोदय- आसन ग्रहण करें। महोदय मैं आप एक मिनट महोदय, मैं माननीय सभापति महोदय आपसे मात्र 1 मिनट में अपनी नेता को अपनी इलाके के कुछ मांग रखना चाहता हूं। महोदय बैठे हुए हमारे जल संसाधन मंत्री जी, मैं उनसे करवद निवेदन करूंगा कि आपने तो इस इलाके को अच्छे से काम किए हैं और आपसे मेरा करवद निवेदन होगा सदन के माध्यम और सभापति के माध्यम से महोदय, वहां करे नदी के दोनों तटबंध लगभग 70 किलोमीटर पूर्वी तटबंध जो दर्जिया फुहिया से सिरनिया तक है और जो हाया घाट से लेकर के कराची खगड़िया तक जाती है महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों तटबंध को ऊपरी भाग में अब आप बैठ पक्कीकरण जाएं, कराने माननीय से सदस्य। महोदय उस इलाके के हजारों माननीय लोगों को सदस्य जो है सुविधा मोहम्मद मिलेगा, यातायात मालूम होगा। अबीदुर रहमान धन्यवाद महोदय। साहब, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। माननीय सदस्य सभापति महोदय, मैं उपाध्यक्ष सरकार के महोदय, विपक्ष में बोलने खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये हमें कहना यह है कि भीमनगर बांध जो नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला बांध आज वो प्यासा है, उसके पास पानी नहीं है जो अपना प्यास को बुझा सके। उसी तरह से नॉर्थ बिहार में चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, इसी तरह से सारी बांध प्यासा है और सारी नदियां नाला पटवन के लिए कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है। मैं उसके लिए फिट करके भी मैं देता हूं ताकि जालगढ़ वितरणी हो, कस्बा वितरणी हो और उसी तरह से हमारा 1987 में जो बांध जो नहर टूटा, आज तक कई बार हमने लिख के दिया हाउस में, आज तक नहीं बना वो। और उसके बाद वो बांध वो महसा कोल झमटा के बीच में है ताकि 87 से अब तक कितना लंबा अवधि हो चुका है, 3 बार हम लिख के दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो भी बांध जहां भी है हमारे यहाँ, जो भी नहर सफाई हुआ, आज तक उसमें पानी का कहीं भी नहीं उपाय है पानी का। और जो भी लोग खेती करते हैं, खेती के बाद कोई भी असर उसका कहीं कुछ नहीं है। और जहां जहां कोसी बैरेज का जहां मकान है, एक मकान का एक ईंट उखाड़ कर पब्लिक के द्वारा लेके चला गया। लेकिन कई बार हमने हाउस में लिख के दिया, चाहे वो ईंटा हो, मकान हो, चौखट हो, खिड़की हो, किवाड़ हो। उसी तरह से चंदरदे में यार्ड बना हुआ है, उसका भी सारा उसी तरह हाल है। अररिया में कोई भी अफसर नहीं है, एक स्कूटी इंजीनियर को छोड़ करके कहीं कोई अफसर नहीं है। वहां भी सारा ईंटा, मकान, चौखट, किवाड़, खिड़की खोल कर लेकर चला गया है। उसमें कोई निगरानी वाला नहीं, कोई निगरान नहीं है। उतना ही नहीं सर, उतना ही नहीं, ताकि हमारे यहाँ 3-4 बार फ्लड 4 साल से हम लिख के कंटिन्यू दे रहे हैं। बेलवा पंचायत में 9, 10, 11, 12, ताकि लोग हर बार लोग विलीन खेती करके आते हैं, सारा खेती उड़कर चला जाता है। जिस तरह अपना बच्चा को जन्म दे के जन्म से मर जाने की तरह उस तरह से लोग जीवन व्यापन करते हैं। और ताकि लोग जो भी फसल करते हैं उस फसल के तरह लोग तमाम तरस कर रह जाते हैं। उतना ही नहीं, बेलवा और कई जगह ऐसा है जो कि सिंचाई के बगैर कहीं एक बूंद पानी भी नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं, चाहे जो भी एफिडेविट करके दे रहे हैं, जालगढ़ वितरणी में एक वितरणी में सिर्फ पानी है, उसका लिंग में कहीं कोई पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सारा नहर वितरणी सब अपने प्यासा भूखा मर रहा है। ताकि उसको उच्च स्तर से जांच करवा कर देख लें, ताकि इससे आम सिंचाई से लोगों को फायदा होगा, ताकि फायदा आने वाला समय में, ताकि किसान के कमर में ताकत होगा, ताकि फसल लेकर अपने घर आ सके। उतना ही नहीं, जब बाढ़ आता है लोग 3 महीना तक अपने बांध पर रोड के किनारे रहते हैं। इस बाढ़ में लोग परेशान रहते हैं, ताकि परेशानी से लोगों को निजात मिल सके। उसी तरह से हमेशा पनार नदी में
दोनों साइड में बार रिंग बांध की जरूरत थी। कई बार सरकार आश्वासन देती है, आज तक कोई इस पर विचार नहीं हुआ, आज तक कोई बांध का कोई सवाल नहीं है। और इस बांध से लोग लगभग हजारों हेक्टर जमीन लोगों को बर्बाद हो रहा है। ताकि बर्बादी से लोगों को हुजूर निजात मिले, इसको सोचा जाए, देखा जाए। हमारे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, हमारे सभापति महोदय भी बैठे हुए हैं, इस पर विचार किया जाए ताकि जहां भी सिंचाई विभाग का अपना मकान है, वो सारा मकान का ईंट तक उखड़ के चला गया, कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे नॉर्थ बिहार में जहां भी इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, ताकि लोग माननीय सदस्य आपका समय हो गया है, कृपया आसन नहर ग्रहण पर करें। लोग चल रहे हैं और जितनी छोटा छोटा कैनाल है सबको जोत करके बराबर कर दिया जमीन के तरफ पर, उस पर कहीं कोई सिंचाई नहीं कृपया हो रही। बैठ जाएं। अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, आपके पास में 5 मिनट का वक्त है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग के अनुदान के पक्ष में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं जन नेता हम सबों के प्रेरणा स्रोत हम लोग जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को सादर नमन करता हूं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के प्रति भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा एनडीए के समस्त शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। विशेष रूप से मैं अपने चिनारी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद रूपी मत के कारण मुझे आज इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, मैं बाबा गुप्तेश्वर नाथ एवं बाबा रोहितेश्वर धाम की पावन भूमि से आता हूँ। मैं बाबा गुप्तेश्वर नाथ एवं बाबा रोहितेश्वर जी को प्रणाम करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं चिनारी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार का और विकास हो और बिहार जल्द से जल्द विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचे। मैं संत श्रेणी गुरु रविदास जी एवं संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते अपनी बात रखना चाहूंगा। महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रगति यात्रा निकली थी, सभी जिलों में लगभग हजारों करोड़ों की योजनाओं का सौगात उन्होंने दिया। आज लगभग 90% कार्य पूर्ण की स्थिति में है। महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत सरकार द्वारा हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाने का निश्चय लिया गया है। महोदय, 7 निश्चय 3 के अंतर्गत 2025 से 30 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम आगे बढ़ाने हेतु योजनाओं का चयन प्रक्रियाधीन है। अभी हमारे कई सहयोगी कह रहे थे, साथी कह रहे थे कि हमारे यहाँ बाढ़ है, ये है, और इनसे हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की योजनाएं अपने जिले को सुपुर्द करें, माननीय मंत्री से मिल करके दें, ताकि आने वाले समय में उनके हर खेत की जो सिंचाई की व्यवस्था है वो सफल हो सके। राज्य के कई जिलों में करोड़ों की लागत से नहर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है। महोदय, बिहार में कई बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिस योजना के अंतर्गत हजारों हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की जा सकेगी। इस तरह की कई परियोजनाएं महोदय चल रही है पूरे बिहार में। राज्य के कई जिलों में पंप हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कार्य करोड़ों की लागत से पूर्ण किया जा रहा है। महोदय, इस तर्ज पर रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के कृषि योग्य भूमि के लिए भी पंप हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कराने की मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, राज्य के कई जिलों में करोड़ों की लागत से नहर प्रणाली अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य कराया जा रहा है। महोदय, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य के कई हिस्सों में नदी के उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए करोड़ों की लागत से पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य प्रगति में है। महोदय, राज्य के नदियों के किनारे निर्मित बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों तथा विभिन्न नदियों के किनारे बसे गांव एवं शहरों की सुरक्षा हेतु बाढ़ 2026 के पूर्व कराए जाने वाली कई कटाव निरोधक तथा बाढ़ सुरक्षात्मक योजना प्रक्रिया में है। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने से महोदय आगामी संभावित बाढ़ एवं कटाव जल जमाव की सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में महोदय रखना चाहूंगा। रहती है भाई, मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, अपनी समस्या रखें। मैं सामाजिक समरसता के द्योतक, सनातन के उच्च आदर्शों के प्रतिपालक, यशस्वी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र राजा धीराज रोहित के पवित्र स्थल
रोहतासगढ़ के प्रतिनिधित्व करता हूं महोदय। सर्वविदित थी कि हमारे यहाँ हृदय तल में बसने वाली रोहतासगढ़ के वन बंधुओं की समस्याओं अनेकों हैं। रोहतासगढ़ के पास बसने वाले वन बंधुओं तथा अन्य लोग आज भी बेहतर शिक्षा की सुविधा के लिए महोदय वंचित हैं। आज विनम्र भाव से इस सदन में इन लोगों के मौलिक अधिकार के वास्ते याचना करता हूं कि इनके विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे नेता चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन का मूल मंत्र है महोदय, हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की भी परिकल्पना थी कि वंचित लोग और क्षेत्र का विकास समानता पूर्वक हो और भेदभाव ना हो। लेकिन हमारे चेनारी विधानसभा का पूरा भाग विकास के हर पैमान से काफी दूर होता चला गया है महोदय। इस क्षेत्र की वेदना का इजाफा करता है। आज सरकार अनुकूल रूप से अपने संवेदनशीलता का निर्वहन करने की जरूरत है महोदय। मुझे और हमारी जनता को गर्व है कि चेनारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय के पुरोधा, दलित, आदिवासी, पिछड़े, सवर्ण, अल्पसंख्यक तथा ट्रांसजेंडरों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को आत्मा को निर्वर्तमान से संचालित है, जिस पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है महोदय। रियंडन जलाशय से होकर आने वाला सोननद नवट्टा, रोहतास, तिलौथू तथा डिहरी अंचल से होकर गुजरता है। सर्वविदित है महोदय कि सोननद के पानी एक मिनट महोदय, सोननद की जो पानी है महोदय पूरे 10 जिलों को मिलती है महोदय, लेकिन जिन एरिया से गुजरती है, जहां से जल जमाव यहाँ होती है, डिहरी, तिलौथू और रोहतास, नवट्टा, इन क्षेत्रों को महोदय पानी नहीं मिल पाती है महोदय। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन जगहों पे भी सिंचाई की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन, किसी भी तरह की उच्च स्तरीय पाइपलाइन की व्यवस्था करके या सिंचाई की कोई भी व्यवस्था वहां दी जाए महोदय। एक महोदय मेरे यहाँ कदवन जलाशय की महोदय हमारे यहाँ बहुत इच्छित प्रतीक्षित परियोजना थी जो कि आज पाइपलाइन में है महोदय। आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। खिलाफ है ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव पक्ष में माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिहार बजट में जल संशोधन 127 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महोदय, वर्तमान सरकार 20 वर्ष से बाढ़ से बचाव और कटाव विरोधी कार्य कराने में विफल रही है तथा सरकार अब तक बाढ़ जैसी भीषण आपदा से बचाव के लिए सैटेलाइट पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। महोदय, बिहार के मुख्य चुनौती बाढ़ की समस्या, कटाव की समस्या, सुखाड़ की समस्या है। इसके निदान के लिए सरकार ने पूरे संसाधनों को बर्बाद कर दिया है। फ्लड फाइटिंग के नाम पर पूरे तौर पर जल संसाधन विभाग के पैसों की व्यापक पैमाने पर लूट हुई है। यह सरकार कोसी जल प्रलय से भी सीख नहीं ले पाई है। कोसी जल प्रलय जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए, हजारों हजार एकड़ की जमीन बर्बाद हो गई। महोदय, किसान जिला कनकी नदी, महानंदा, मेची तथा बूढ़ी कनकी नदी में नेपाल से आने वाली पानी के कारण प्रभावित होता है। खासकर टेढ़ागाछ, दिगल बैंक तथा बहादुरगंज एवं कोचाधामन एवं कई इलाका जैसे बारसुई विधानसभा है, जैसे अमोर विधानसभा है, जैसे कोचाधामन विधानसभा है। महोदय, मैं कुछ गिनाना चाहता हूं। जैसे हमारे बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत, बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत महजभतना पहट गांव, जो आधा गांव नदी में कट के चला गया है। खारी टोला, जैसे केकाहाट, ये 3 गांव महजभतना पंचायत में कट के आधा गांव चला गया है। लौचा पंचायत, सतमेरी गांव, बोचागाड़ी गांव, यूनुस टोला, लौचा गांव, उसके बाद निशंदरा पंचायत बहादुरगंज प्रखंड में, खारी बस्ती, मुसलडंगा कब्रिस्तान, मुसलडंगा गांव, निशंदरा घाट, ये पूरा कटाव के एकदम इसमें है। यही बहादुरगंज प्रखंड मोहम्मद नगर पंचायत अंतर्गत मोमिन टोला, जानकी भिट्टा, इसी तरह से दिगल प्रखंड पत्थरघट्टी ग्वालटोली, पत्थरघट्टी पंचायत अंतर्गत ग्वालटोली, कमरखोद गौवाड़ी, पत्थरघट्टी बालूवाड़ी
और एक पत्थरगट्टी कचना गांव है महोदय, जो पूरा गांव का गांव कट के नदी में विलीन हो गया है। आज तक वो गांव रोड पर है। तेरागाछ प्रखंड अंतर्गत मटियाड़ी पंचायत, मटियाड़ी गांव, मटियाड़ी हाट, आशाधार, उसके बाद सुइया हाट मस्जिद के निकट पूरा कटाव के इसमें है। झुनकी, डाक पोखर, इसी तरह से कोचाधामन प्रखंड में जैसे है पूरा कटाव में है। जिस तरह से महानंदा नदी है, पिछला पंचायत, बेलुआ पंचायत, लौचा पंचायत, बैलवाड़ी पंचायत, महिनगांव पंचायत, ये कोचाधामन प्रखंड में विधानसभा में आता है। इसी तरह से बलरामपुर का है चिचोरा गांव, कस्बा टोली, नेजराबाड़ी, कुचिया मोर, टेंगरपाड़ा, आदमपुर, सिरपटोला। इसी तरह से आपका बैसी विधानसभा में आपको ताराबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 में बहुत ही तेजी से बरसात से नदी कटाव हो रही है। खास करके हरितौर पंचायत के माला हरितौर गांव, पढ़िया गांव में नदी कटाव। तीसरा असजा मोबैया पंचायत के चनकी बेलवाड़ी एवं कई गांव ऐसे हैं जो पूरे विधानसभा में पूरा कटाव में है। खास करके सीमा अंचल में जितने भी नदी हैं, सारे नदी बरसात के समय में पूरा कटाव होता है। महोदय, मैं चाहूंगा कि 20 वर्षों से जो ये जियो टेकिंग जो काम होता है महोदय, मैं चाहूंगा कि इसका बोल्डर पिचिंग अगर करा दिया जाए तो हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। क्योंकि आपका समय हो गया महोदय, हमेशा जो है ये जो बांस काट करके जियो टैगिंग से हम लोग काम कराया जाता है, हर साल होता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होता है महोदय। पदाधिकारी का वो समझिए कि बंदर बांट हो जाता है। अगर बोल्डर पिचिंग हो जाए तो हमेशा के लिए झमेला खत्म हो जाएगा। हम लोग 2 महीना बाढ़ में फंसे हुए रहते हैं। खास करके बहादुरगंज विधानसभा में आपका जाएंगे, बहादुरगंज में मैजभतना गांव डूबा हुआ रहता है, 2 महीना डूबा हुआ रहता है महोदय। अब आप आसन ग्रहण करें माननीय सदस्य। महोदय, मैं मंत्री जी भी यही हैं, मैं चाहूंगा कि जियो टोकिंग नहीं करके आप 2 नहरें, 9 नंबर नहर, 10 नंबर नहर और एक डोरवा लाइन, 3 नहरें वहां से महोदय चलती हैं। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि किसी भी नहर में अंतिम छोर तक पानी कभी पहुंचता ही नहीं है। शुरुआत का 1/4 जगह तक पानी पहुंचता है, उसके बाद कोई पानी नहीं पहुंच रहा है। 25 सालों बाद महोदय 2023 में उन नहरों की पहली बार उड़ाई हुई। 25 साल तक मामला रुका हुआ था। 2023 में उड़ाई होती है और 2026 तक आते आते वो पूरा नहर जो है वो दोबारा से भर जाता है, गाद वहां जम जाता है। सरकार से हम मांग करेंगे कि उन नहरों की जल्द से जल्द सरकार पक्कीकरण कराए ताकि उस इलाके में किसानों को सिंचाई का माध्यम मिल सके। दूसरा मुद्दा है महोदय, महोदय 1 मिनट, क्षेत्र का मामला रख रहे हैं। कनपा से लेकर के महाबलीपुर तक सोन नहर का जो मेन लाइन है उस पर जल संसाधन के पुल बने हुए हैं, लेकिन दिन रात उन पुलों पर अवैध बालू के ट्रक का आवागमन हो रहा है, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में कई एक बार हम प्रयास किए तो कार्यपालक अभियंता ने
सो नहर प्रमंडल को लिखा, अधीक्षण अभियंता को लेटर, अधीक्षण अभियंता ने मुख्य अभियंता को लिखा और पिछले 2-2.5 सालों से वो चल रहा है और उस पर बालू का आवागमन कंटिन्यूअस जारी है। उस पर बैरिकेटिंग लगाने की मांग हम लोग महोदय कर रहे हैं। महोदय बस एक आधा मिनट और समय दे दीजिए। इसके अलावा पालीगंज में महोदय कुछ इलाके ऐसे हैं जो जबरदस्त तरीके से नदियों से कटाव से ग्रस्त हैं। समदा गांव है जहां पे अभी पुल बन रहा है, समदा गांव में जबरदस्त कटाव वहां पे पुनपुन नदी से। अब आप बैठ जाएं। दोसगंज कब्रिस्तान के पास कटाव है महोदय, चिक्सी नटटोला में कटाव है, सतीश कुमार सिंह देवरिया यादव में जी। और दुल्हिन बाजार के डुमरी गांव में माननीय महोदय सदस्य लगातार श्री कटाव हो रहा सतीश है। कुमार वहां सिंह कटाव- यादव जी, 1 मिनट का वक्त है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महोदय, कैमूर जिला में 2018-19 में 92 करोड़ की लागत से लगभग 42 किलोमीटर तक फैली करनासा मुख्य नहर का पक्कीकरण 2 साल में होना था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद काम आधा भी पूरा नहीं हुआ महोदय। जो काम हुआ उसमें भी दरारें पड़ गई। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों को आधी राशि का भुगतान कर दिए। महोदय, जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए महोदय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, लेकिन अभी तक महोदय दोषियों पर जांच करके कार्रवाई नहीं हुई। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी बैठे उनसे अनुरोध करता हूं कि जांच कराकर दोषियों को कार्रवाई करते हुए महोदय काम को पूर्ण कराया जाए। साथ ही महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने वाली गरा चौबे नहर करागर राजवाहा का पक्कीकरण नहीं होने से सिंचाई के समय पानी अंतिम टेल तक नहीं पहुंच पाता है महोदय। इसके अलावा नहर टूटने से हर साल किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा उक्त नहर का पक्कीकरण कराने का भी काम करें महोदय। महोदय, दुर्गावती प्रखंड के लरमा पंप कैनाल और विश्वकर्मा पंप कैनाल की मोटर और पंखी महोदय बहुत पुरानी हो चुकी है। सिंचाई के समय हमेशा खराब हो जाती है महोदय। 10 सेकेंड। दोनों पंप कैनाल की मोटर एवं पंखी बदलने का मैं अनुरोध करता हूं। साथ ही महोदय, हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जमनिया गंगा जल उद्भव योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 24 सितंबर 2025 में हुआ था महोदय। लेकिन 5 महीने महोदय, बस 5 सेकंड, 5 महीने होने के बाद भी महोदय अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ महोदय। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी में लिफ्ट लगाने और कैलाश लगाने के लिए महोदय अभी तक महोदय नहीं मिला है सर सहमति। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त। आप माननीय सदस्य बैठ जाएं, आपका समय हो गया। मैं विपक्ष द्वारा लाए हुए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। जल संसाधन विभाग की ओर से जो है आज रखी गई बात, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार की सच्चाई है कि एक पूरा उत्तर बिहार डूब जाता है और दक्षिण बिहार सूखे के चपेट में रहता है। कोई एक नीति जल संसाधन विभाग को बनाना चाहिए कि जहां फ्लड में डूब जाता है उस पानी को सूखा के इलाके में पहुंचाने की व्यवस्था अगर करे तो शायद बिहार की तरक्की हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि समस्तीपुर के संदर्भ में, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक जो खानपुर के नज़दीक दरभंगा जिला के अधवारा समूह के नदियों को उसमें जोड़ने का जो है व्यवस्था जल संसाधन विभाग ने किया है, लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऐसे ही बाढ़ के समय में, बरसात के समय में अब तक 3 बार गंडक नदी का बांध टूट चुका है। इनपुट अगर गंडक में दिया जा रहा है पानी का, तो आउटपुट भी जो है उसको गंगा से जो है दल सिंह सराय के रास्ते जो है उसको ले जाकर के गंगा में जोड़ने से तब जो है सो वो बांध बच पाएगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आपको विभूतिपुर के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है और वो काम किया है बलान में जो गाद था उसको गाद को निकाल करके ताकि बाढ़ ना हो पाए और जल संचय भी हो पाए ताकि किसान को उससे फायदा होगा। लेकिन वहीं हमको लगता है कि शायद चूक हो गई कि बलान के बगल में बहती नदी है जो पूरी समस्तीपुर, विभूतिपुर, उजियारपुर होते हुए बेगूसराय के एक हिस्सा को वो सिंचाई के लिए एक उत्तम साधन है। सर 30 सेकेंड हम खत्म कर रहे हैं सर। उसमें उसको भी वो गाद को निकालने के लिए उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए और उसमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए चेक डैम टाइप का, ताकि उसमें मत्स्य पालन का भी इंतजाम जो है हो पाए। आखिरी बात कह रहा हूं कि अनगार से लेकर के सिंघिया और फिर सिंघिया पुल से लेकर के नरहन तक गंडक नदी के दायां तटबंध को कालीकरण करने का मैं धन्यवाद देता हूं कि नरहन से लेकर के कररक तक जो है इन्होंने अभी स्वीकृति दिया और काम भी शुरू हो रहा है।
मैं इसी मांग के साथ कि उसको भी पूरा किया जाए। विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। माननीय सदस्य, आपने तारीफ की, सब भला जी। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, 1 मिनट का वक्त है। गुप्ता जी। सर, मुझे पता है सर, मेरा चेहरवे ऐसा है कि 1 मिनट से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता, लेकिन आज बार सर मेरा चेहरा को इग्नोर करके 2 मिनट का समय दिया जाए। कुछ जानने और सीखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जमुई के एक छोटे से गांव, कस्बाई गांव पतौना है, जहां मेरा जन्म हुआ है। ये गांव तीनों तरफ से नदी से घिरा हुआ है और बचपन में मैंने देखा है कि उस नदियों में किस तरह से बाढ़ उफना करती थी, लेकिन 90 के दशक से ये नदियां सूख गई। हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो, बालू का जो अधिक खनन है वो कारण हो सकता है, लेकिन ये गर्मी के दिनों में हमारा गांव ड्राई स्टेट बनता जा रहा है, गया ड्राई स्टेट बन जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहे हैं और मैंने देखा है, इनका भाषण सुना है, किस तरह से इन्होंने सदन में उठाया था कि दाल की कमी क्यों हो रही है टाल में पानी की वजह से। दूसरी तरफ कोसी का विभीषिका जो हर साल लाखों हजारों गांव के किसानों को, सैकड़ों दर्जनों एकड़ के जमीन को, मालिक को भूमि विहीन बना के रोड के बांध पे जमा कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, मतलब सीखने की है कि क्या इस विभीषिका को अपॉर्चुनिटी में हम बदल सकते हैं? क्या जिस तरह से आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने गंगा को उल्टी बहा दिया, इस पानी जो एक्सेसिव, ये बड़ा मुश्किल है, मैसिव वाटर फ्लो है, क्या उस पानी को हम डाइवर्ट करके साउथ के तरफ रिजर्वायर वाटर स्ट्रक्चर बनाते हुए इन छोटी छोटी नदियों में जोड़ सकते हैं ताकि ये जीवित हो सके और उससे जुड़े हुए कैनाल जीवित हो सके और कुछ वाटर को रिजर्वायर के रूप में रूप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सर, मेरी चिंता, अगर ये ऐसा हम लोग करने में कर सकें, नेपाल से कोई वाटर ट्रीटी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस पर चिंता हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री शंकर प्रसाद जी, आपके पास में 8 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी पारू विधानसभा की महान जनता का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे इस गर्ममय सदन में उनकी आवाज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, मेरा परिचय, मेरा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर जिला, उत्तर बिहार की धड़कन है और मेरी पारू विधानसभा इसका वह ऐतिहासिक स्तंभ है जिसने लोकतंत्र को सींचा है। वैशाली की सीमा से सटा यह क्षेत्र न केवल लीची और केले की मिठास के लिए जाना जाता है, बल्कि यह क्रांतिकारी और मेहनतकश किसानों की गौरवशाली धरती रही है। लेकिन अफसोस है महोदय, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र की वह प्रशासनिक हक और विकास की रफ्तार नहीं मिली जिसका वह हकदार है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। बस्तियां जल गई पर वो मुस्कुराते रहे, कागजों पर तरक्की के किस्से सुनाते रहे, लोग सड़कों पे मरते रहे भूख की खातिर और वो महलों पर बैठकर जश्न मनाते रहे। अध्यक्ष महोदय, यह बजट आंकड़ा का माया जाल है जिसमें गरीब की थाली है और किसान का खेत प्यासा है। कागजी सिंचाई बनाम सूखी नहरें, सरकार का दावा है कि उसने 70% से 75% खेती को जमीन की सिंचाई के दायरे में ला दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका झेलता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ की मार। यदि 75% जमीन सिंचित है तो किसान आज भी मानसून के भरोसे क्यों है? प्रदेश के सारे नलकूप बंद पड़े हैं। विकास के नाम पर केवल वेतन और पेंशन। बजट 2026-27 का गणित बेहद चिंताजनक है। कुल बजट का लगभग 64.86% हिस्सा केवल अधिकारियों के वेतन, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों में जा रहा है। विकास कार्यों के लिए मात्र 35% राशि
आवंटित है। जब सारा पैसा तनख्वाह में खर्च होगा तो बुनियादी ढांचा कैसे बनेगा? अपनी जिम्मेदारी से भागती सरकार नदियों को जोड़ने जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार पूरी तरह केंद्र पर निर्भर है। सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट समय सीमा है और न ही कोई ठोस रोड मैप या केवल अपनी विफलताओं को ढकने का एक तरीका है। उम्मीद के भरोसे किसानों का भविष्य बिहार सरकार ने 51,895 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की उम्मीद लगा रखी है। पूरा बजट 16वीं वित्त आयोग की प्रत्याशा पर टिका है। प्रश्न यह है कि यदि यह सहायता प्राप्त नहीं हुई तो क्या बिहार की सिंचाई योजनाएं ठप हो जाएगी? कृषि में उत्पादन बढ़ा पर किसान पिछड़ा सरकार उत्पादन में 3 गुना वृद्धि का दावा करती है, लेकिन किसान आज भी महंगा डीजल जला करके निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई करने को मजबूर है। विभाग की नहरें खेतों तक पानी पहुंचाने में विफल रही है। योजनाओं की कछुआ चाल 2025-26 के बजट में अधूरे वादे को 2020-26 से 27 में दोहराया जा रहा है। सरकार का 35,000 निजी नलकूप लगवाने का निर्णय खुद इस बात का प्रमाण है कि उनकी नहर प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के उस दुखती रग की बात करूंगा जिसे बाया नदी कहते हैं। यह नदी कभी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के लिए मां के समान थी। यह केवल एक जलधारा नहीं बल्कि उत्तर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। बाया ड्रेनेज योजना सरकारी वादा खिलाफ ही महोदय। पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवशरण सिंह जी की दूरदर्शिता के कारण तत्कालीन सरकार ने बाया ड्रेनेज योजना का जन्म दिया था। इसके तहत कंटूर बांध बने, जल निकासी की व्यवस्था हुई और उद्वह सिंचाई से हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? यह योजना ठंडे बस्ते में है। सरकार के बजट दस्तावेजों में दावा किया गया है कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 70.5% भूमि की आच्छादित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह सच है तो बाया नदी के तटवर्ती किसान आज सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी को क्यों तरस रहे हैं? सरकार बताए कि इस योजना में कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ और इसे अचानक बंद क्यों कर दिया गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाढ़ और तबाही का मैनेजमेंट महोदय, विडंबना देखिए, बाया नदी आज दोहरी त्रासदी झेल रही है। गर्मी में ये नदी मर जाती है जिसमें भूगर्भ जल स्तर नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होने के कारण यह नदी पारू, साहेबगंज और वैशाली के तमाम प्रखंडों में तबाही का तांडव मचाती है। किसानों के फसलें जलमग्न हो जाती है। महोदय, किसान अपनी जमा पूंजी बीज और खाद में लगा देता है, लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही से उसका फसल पानी में बह जाती है। बजट 2026-27 में सरकार स्वीकार करती है कि बाढ़ और सुखाड़ संरचनात्मक चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान के लिए केवल केंद्र की प्रत्याशा में बैठी है। क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? बजट में कटौती का प्रहार महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट विश्लेषण से पता चलता है कि जल संसाधन और कृषि जैसे सामाजिक विकास से जुड़े विभागों में योजना मद में भारी कटौती हुई। शिक्षा विभाग की योजना मद में 4,400 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग की योजना मद में 1,200 करोड़ रुपए की कटौती की गई। जब मुख्य सिंचाई और सुरक्षा परियोजना का बजट ही काट दिया गया तो पारू के किसानों को बाढ़ से कौन बचाएगा? क्या सरकार चाहती है कि किसान खेती छोड़कर पलायन कर जाए? अध्यक्ष महोदय, अब मैं उस विभाग की बात करूंगा जो पूरे राज्य का इंजन है, लेकिन यह इंजन अब केवल अपने ही रख रखाव पर सारा ईंधन खर्च कर रहा है। गैर योजनागत खर्च का बढ़ता बोझ। बजट 2026-27 के आंकड़े चीख कर कह रही है कि बिहार की वित्तीय प्रबंधन पटरी से उतर चुका है। कुल व्यय में स्कीम व्यय केवल 35.14% है, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय वेतन, पेंशन, ब्याज में 64.86% चला जाता है। महोदय, सरकारी कर्मियों के वेतन का खर्च महज 2 साल में लगभग 2 गुना हो गया। 2024-25 में यह 37,286 करोड़ था, अब यह 70,220 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अब आप अपना भाषण समाप्त करें माननीय सर। 1 मिनट, हम अपने क्षेत्र की मांग सर 1 मिनट में खत्म करते हैं।
अध्यक्ष महोदय, यह बजट 2026-27 पुराने वादों की नई पैकिंग है। इसमें पारू के क्षेत्र की समस्या रखें। किसानों के लिए कोई नाव नहीं है, प्यासे खेतों के लिए कोई पानी नहीं है। यह बजट केवल घोषणाओं का केंद्रीकरण और स्थापना व्यय का विस्तार है। हम मांग करते हैं कि बाया ड्रेनेज योजना को ठंडे बस्ते में डालने की उच्च स्तरीय जांच हो और इसे वैज्ञानिक तरीके से पुनः शुरू किया जाए। बाया नदी के गाद की सफाई करवाई जाए एवं हर 1 किलोमीटर पर जल संचय के लिए गेट बनाया जाए, जिसमें किसानों को गर्मी के दिनों में सिंचाई करने हेतु जल मिल सके। सरिया प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र सिंचाई अजीतपुर के कैनाल में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है और जगह जगह उसे बाधित किया गया है। उसे किसान हित में शीघ्र अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्य। सर धन्यवाद सर। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी, रुक जाइए 1 मिनट। साथ ही पारू चौर से ताल खोजरी नाला जो बूढ़ी गंडक रेवा में मिलती है, इसका जीर्णोद्वार एवं पक्कीकरण कराई जाए एवं नाला के बगल से पक्की सड़क साथ बनाया जाए, जिसमें पारू रेवा तक की दूरी करीब 5 किलोमीटर कम हो जाएगी। जल संसाधन विभाग योजना मन में कई 1200 करोड़ की माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी, सुरक्षा में लगाया जाए। धन्यवाद। आपके पास में 3 मिनट का वक्त है। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी इस दूरदर्शी जन कल्याणकारी बजट के लिए धन्यवाद देता हूं। जल संसाधन विभाग का बजट केवल विभागीय प्रावधान नहीं है, यह बिहार के किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा तथा पेयजल व्यवस्था का मजबूत करने वाला बजट है। पहला, सिंचाई विस्तार, हर खेत तक पानी का संकल्प। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ सिंचाई है। सरकार की हर खेत तक पानी सिंचाई का पानी योजना इस दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के अंतर्गत कुल 604 योजना चयनित की गई हैं, जिनका लक्ष्य 1,19,063 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई पुनर्स्थापन का है। अब तक 597 योजना पूर्ण हो चुकी है। जिससे 1,18,500 यह सरकार की प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता का स्पष्ट प्रमाण है। मेगा परियोजना कोसी मेची लिंक जैसी ऐतिहासिक योजना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बड़े स्तर की सिंचाई परियोजना पर भी तेजी से कार्य कर रही है। कोसी मेची लिंक परियोजना, जिसकी कुल लागत 6,282 करोड़ है, उसके प्रथम भाग के अंतर्गत 2,682 करोड़ की राशि से कार्य प्रारंभ हो चुका है। इससे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में लगभग 2,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रकार वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,832 करोड़ है, जिससे प्रथम चरण में 3,484 करोड़ से कार्य शुरू किया गया है और इसे मार्च 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। बाढ़ नियंत्रण बिहार की सुरक्षा की प्राथमिकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। जल संसाधन विभाग का एक बड़ा दायित्व बाढ़ सुरक्षा भी है। सरकार द्वारा बांका एवं मुंगेर क्षेत्र में बाढ़ अवरोध कार्य हेतु 1,866 करोड़ की योजना। 1 मिनट का वक्त है आपके पास में। अंत में सबसे पहले समापन में अंत में अपने क्षेत्र में रोहतास जिला में सोन नदी में जिस तरह से गंगा नदी में तटबंध पर उसको रोड बना के सोन के किनारे तटबंध बनाकर बचाया जाए और साथ ही दिनारा विधानसभा में जल संसाधन विभाग से आग्रह करूंगा कि 2,000 बीघा जमीन और अंत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के तरफ से आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से इस बजट का अनुदानों का मांग का मैं समर्थन। बैठ जाए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी साहब,
आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज जल संसाधन विभाग की ओर से लाए गए बजट सत्र का हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम अपने क्षेत्र भगवान महावीर की जन्मस्थली सिकंदरा और लछवाड़ के जनता को, साथ ही अपने नेता श्री जीतन राम मांझी जी को। आज जल संसाधन विभाग है और हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वह क्षेत्र रेन शेडो एरिया में पड़ता है। कारण अल्प वृष्टि होने के कारण वहाँ सिंचाई और पानी पीने की घोर समस्या है। हम अलीगंज की अगर बात करते हैं, अलीगंज में इस बार भी इतनी कम बारिश हुई है कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी नहीं जा पाया है और अभी से ही लोग पानी के लिए त्राहिमाम हैं। दूर दूर से पानी लाकर पीने का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि वहाँ के लोगों को पीने की पानी की सुविधा अत्यंत आवश्यक है और हम यह भी मांग करेंगे कि हथदह से जिस प्रकार से आपने फल्गु नदी में पानी पहुँचाया, बोधगया में पानी पहुँचाए, नवादा में पानी पहुँचाए, नवादा से अलीगंज की दूरी बहुत कम है। हम आपसे निवेदन पूर्वक मांग करेंगे कि गंगा जब का पानी वहां पहुंचाकर लोगों को पानी पीने की सुविधा अगर मुहैया करा दिया जाता है तो वहां के लोग बहुत आपको कीर्ति देंगे, बहुत यश की भागी बनेंगे। साथ ही हम कहेंगे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। सिकंदरा विधानसभा का क्षेत्र मैदानी है। मैदानी होने के कारण वहाँ जब अल्प वृष्टि बारिश होती है वहाँ उपज हो नहीं पाता है, लोग पलायन करते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, युवाओं दूसरे कार्यों में लिप्त होते हैं, किसान मजदूर जो है सो दूसरे राज्य में काम करते हैं और वहाँ जो समस्याएं आती है उसके निराकरण में जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए अति आवश्यक है, चूंकि आज जल संसाधन है, वहाँ कई डैम है, सारा डैम चाहे वो सिरखिंडी डैम है, अमृति डैम है, कैलाश घाटी का डैम है और अभी जो बांध बनाया जा रहा है वो कुंड घाट में जो अभी कार्य चल रहा है वहाँ पानी भी नहीं है। वह पानी एकमात्र खैरा के गढ़ी डैम में है जो 63,000 एकड़ भूमि में जल संग्रहण होता है। संक्षेप करें, संक्षेप कर लीजिए। 63,000 एकड़ वर्ग फीट में जल संग्रह गढ़ी के खैरा के गढ़ी डैम में संग्रहित होता है। अगर उस खैरा डैम से पानी अलीगंज को अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ लोगों को पानी पीने की सुविधा बरकरार रहेगी। हम आपसे आपके माध्यम से यह भी कहेंगे कि नवादा के नाटी नदी से अलीगंज में पानी आता है। जो कैनाल बनाई गई है पूर्वी कैनाल गाद से भर गया है। अगर उस गाद की सफाई करा दी जाए तो निश्चित रूप से अलीगंज के कुछ पंचायतों में पानी मिलेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। अध्यक्ष महोदय, आज ही हमने इस सदन में जल संसाधन विभाग की मांग पेश की थी और आपकी अध्यक्षता में उस पर लगातार पिछले लगभग 1.5 घंटे से हमारे माननीय सदस्यगण विमर्श कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। मुझे संतोष है अध्यक्ष महोदय कि अधिकांश सदस्यों ने इस विभाग से लेके इस सरकार के कामकाज की सराहना की और साथ ही हमारे कुछ विपक्ष के सदस्यों ने आलोचनात्मक भाषा का इस्तेमाल भी किया है। उस आलोचनात्मक भाषा में कहीं कुछ सुझाव भी थे, कहीं हमने भाषा की तलखी में उनकी मजबूरी का भी अनुभव किया है। इसलिए महोदय,
जो उनके सुझाव थे उनको तो मैं ग्रहण करता हूं और उन पर समय पर कार्रवाई करने का उनको भरोसा दिलाता हूं, लेकिन उनके भाषा में जो तलखी या मजबूरी झलक रही थी महोदय, खास तौर से अब हमारे युवा साथी जब कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो विभाग में उनको कभी किसी काम की उपलब्धि ही नज़र नहीं आई थी। तो मैं मजबूरी महोदय इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी जगह की भी मजबूरी होती है। आप तो उसे आप तो महोदय आप तो बैठिए कुमार जी महोदय सुनेंगे तो हम सब कुछ बता सुन लीजिए। तो अरे सुन लीजिए ना, सुनिए। हाँ जाइएगा, नहीं जाइएगा, सुनिए। वो भी बताएंगे। आप लोगों ने जितने प्रश्न उठाए हैं मैं सबों का एक एक करके उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। खाली धैर्य से सुनिएगा, केवल धैर्य से सुनिएगा। थोड़ा देर के बाद कुछ निकल मत जाइएगा। सुन लीजिए महोदय, इसलिए मैंने कहा जाइए, खाली मत सुनिएगा लास्ट तक। आप तो सर्वजीत जी हमारे और युवा साथी के बीच में बेकार बोलते हैं। इसलिए महोदय, इस युवा कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं जवान नहीं, हम तो युवा कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं। आप इसको भी समझिए। इसलिए महोदय मैंने कहा कि हम मजबूरी समझते हैं कि हमारे युवा साथी चंद वर्ष पहले ही इधर भी हम लोगों के साथ थे और उस समय इसी सदन में हमने उनके मुंह से इसी विभाग की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी है। इसलिए हमको लग रहा था कि जगह की मजबूरी होती है, किसी जगह पर होने के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए कोई बात लोग यकीन करे न करे बोलना पड़ता है। तौसीफ जी कैसे बोल रहे थे, पहले लाइन बोले कि हम सरकार के विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनके भाषण को आगे बढ़ते बढ़ते उनके दिल और ईमान ने उनको रोकने में माने असमर्थ हो गया, नाकाबिल रहा। आखिर उनके जुबान से निकल ही गया कि हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, मेरी शादी में गए थे। महोदय, इसलिए मजबूरी में कभी कभी कोई बात कहनी पड़ती है। हम लोग भी बुरा नहीं मानते हैं, उनकी मजबूरी समझ के खुले दिल से ग्रहण कर लेते हैं। और महोदय, जो मूल रूप से हमारे विभाग के कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, जो अगले वर्ष हम लोग करने वाले हैं, उनकी चर्चा हमने अपने अभिभाषण की जो प्रिंटेड प्रति बांटी है उसमें है। इसलिए मैं सिर्फ चंद हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई है उसी के ऊपर मैं टिप्पणी कर देता हूं, वरना उस नीति के बात में जो इसमें भी अभिभाषण में है फिर वो बात छल जाएगी। हमारे संदीप जी ने चर्चा की है कदवन जलाशय की, तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कदवन जलाशय बनाने में 2-3 राज्यों के डूब क्षेत्र 2-3 राज्यों में विस्तार हो जा रहा था, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही थी। तो उसको रूपांतरित करके मॉडिफाई करके हमने इंद्रपुरी जलाशय उसको बनाया और इंद्रपुरी जलाशय में हम लोगों की योजना भी मंजूर हो गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि बाण सागर एग्रीमेंट जो है, जो सोन के पानी के बंटवारा से संबंधित है महोदय, ये 1973 का समझौता है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्यों के बीच बाण सागर समझौता 1973 में हुआ था। और उस समझौते के तहत हमें बिहार को 7.75 MAF माने मिलियन एकड़ फीट कहते हैं, इतना पानी मिलना था। और हम लोग इंद्रपुरी जलाशय जब बनाने लगे तो तब तक झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। अब हम लोग चूँकि इसका जो डूब क्षेत्र है, सबमर्जेंस एरिया है इस जलाशय का, झारखंड में भी थोड़ा पड़ता है, उनसे हमने माने अनुमति या अनापत्ति मांगी तो उन लोगों ने मना कर दिया
कहा कि ये 7.75 MAF जो बिहार का हिस्सा मिला था उस समय 1973 में, इसको पहले बिहार झारखंड के बीच बांट लीजिए, तब हम लोग NOC देंगे। और ये मामला 2000 से लगातार लंबित चला रहा था। तो हमको संदीप जी को ही नहीं, सर्वजीत जी को ही नहीं, पूरे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले में बिहार सरकार ने लगातार अपना पक्ष मुस्तैदी से रखते हुए अंत में जो पिछले वर्ष 10 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय काउंसिल यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात तय हो गई कि 7.75 में उन लोगों को सिर्फ 2 MAF मिलेगा और 5.75 MAF पानी बिहार के हिस्से में आएगा। और ये बात फंसी हुई थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गृह मंत्री भारत सरकार को, जिनके सकारात्मक हस्तक्षेप के कारण ये अंतिम निर्णय हम लोग ले सके। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट बिना अनुमति के मत बोलिए प्लीज, कुमार रोबित प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, सुनिए तो बोलेंगे, अब समय है, बोला जाएगा। तिलैया ढाढर पर भी हम बता देते हैं शांति बना कि तिलैया ढाढर पर आप झारखंड सरकार के हिस्सा हैं और आपने वहां से हम लोगों को कोई NOC कहते कहते झारखंड ने जब नहीं दिया है, तो जैसे हम लोगों ने कदवन जलाशय के बदले इंद्रपुरी जलाशय बनाया है, उसी तरीके से तिलैया ढाढर को, तिलैया को छोड़ के हम लोग अब ढाढर सिंचाई परियोजना बना रहे हैं। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं महोदय। इसलिए हम लोग तो ईमानदारी से बिहार के किसानों की सेवा करना चाहते हैं और अभी केंद्र सरकार मदद कर रही है, इसलिए एक से एक महत्वपूर्ण योजनाओं का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे। कोसी मेची लिंक अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। आप वहाँ भूमि अधिग्रहण काम करा दीजिए। आप उत्तर पूर्वी इलाका बराबर सीमांचल बोलते हैं ना, सीमांचल के चारों जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इसमें इस योजना से महोदय किसानों को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचन सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे। और जहां तक बाढ़ के समय में जल अंतरण की बात है, जो गुप्ता जी बोल रहे थे, जो पानी को आप दूसरी जगह ट्रांसफर स्थानांतरित नहीं कर सकते, आप आज बोल रहे हैं। हम लोग इस तरह के प्रस्ताव पर वर्षों से काम कर रहे हैं और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की मदद से महोदय कोसी मेची लिंक परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है, क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। और कोसी मेची लिंक इतना महत्वपूर्ण है कि कोसी के बाढ़ से जब जितनी विभीषिका आती थी, बाढ़ के समय में उसके पानी का हम वहाँ से अंतरण मेची नदी के माध्यम से महानंदा होते गंगा तक उस पानी को पहुँचा देंगे। ये उस योजना का स्वरूप है महोदय। महानंदा बेसिन का भी हम बता देते हैं महोदय। महानंदा बेसिन की ये बात कह रहे हैं, इनको पता है कि वो कम से कम 2 दर्जन नदियों का वो समागम है। महानंदा पूरे उत्तर पूर्व में, पूरे क्षेत्र में महोदय, नेपाल की तराई से लेके बंगाल के कोने तक करीब 18 नदियां आके तब महानंदा नदी का निर्माण होता है। उसमें छोटी छोटी नदियां हैं, कम परमान, सब आप जानते हैं। और उन नदियों पर, छोटी नदियों पर और उद्गम स्थल पर ही बांध बनाना संभव नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होइएगा महानंदा जो हम लोग बांध परियोजना है उसका फेज वाइज करके नीचे से बनाना शुरू किए महोदय। काहे कि ऊपर में तो 18 नदियों का जाल है और ऊपर में इतना फ्लैश फ्लड आता है, एक साथ बारिश हुई एक साथ बढ़ जाता है।
और महोदय बाढ़ अभी कोई हमारे साथी कह रहे थे बाढ़ का इतना दिन से क्या इंतजाम हुआ। अरे भाई बाढ़ तो महोदय बिना अनुमति के ईमान जी माननीय सदस्य प्लीज बिना अनुमति के मत खड़े होइए। आप आसन से अनुमति लीजिए, बीच में खड़ा मत होइए। बाढ़ की चर्चा करने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि सब लोगों को बिहार की भौगोलिक अवस्थिति जो ज्योग्राफिकल लोकेशन कहते हैं वो भी समझना चाहिए कि हमारा जो मध्य बिहार है वही लो एरिया है, नीचा है जो पेट कहते हैं, और उत्तर में भी ऊंचा है, दक्षिण में भी ऊंचा है। उत्तर में नेपाल से लेके हम लोग बंगाल तक चले जाते हैं, दक्षिण में झारखंड से लेके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक चले जाते हैं। और ये हमारा भूगोल है कि कहीं भी बारिश होती है नेपाल में, कहीं भी बारिश होगी झारखंड में, और उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश के अगर दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बारिश होगी तो वो सारा पानी बिहार आना है और अंत में गंगा नदी के माध्यम से मास्टर ड्रेन होके उसको बंगाल की खाड़ी में जाना है। ये हमारी अवस्थिति है महोदय। और नेपाल को बराबर हमारे साथी ब्लेम करते रहते हैं महोदय। हम लोग महोदय नेपाल को दोष नहीं देते हैं, नेपाल को दोष नहीं देते हैं, लेकिन उसका दोष एक मायने में जरूर है कि वो हम लोगों को जो हमारे साथी उसके अस्थाई निदान की बात कर रहे हैं, वो जो अस्थाई उसका निदान हो सकता है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम, जिसके लिए महोदय बागमती में भी, कमला में भी, कोसी में भी सब जगह जो जगह है वो आइडेंटिफाइड है। हम लोग उस दिशा में प्रयत्न करना चाहते, लेकिन नेपाल सरकार सहयोग नहीं दे पाती है, शायद उसकी भी मजबूरी है। वहाँ पर इतनी राजनीतिक अस्थिरता रहती है और हमेशा किसी नदी का उद्गम स्थल पहाड़ी इलाके में होता है जहाँ पर नेपाल सरकार उतने कारगर प्रशासन का असर वहाँ पे नहीं रहता है। हम लोग अपने को बचाने के लिए महोदय जो नेपाल क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग को भी वहाँ के लोकल स्थिति को दूसरे तीसरे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। नेपाल का प्रशासन उतना मदद नहीं कर पाता है महोदय, इसलिए हम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि ये हमारी भौगोलिक अवस्थिति का परिणाम है कि हम लोग नहीं कर पाए। नहीं तो हम लोग तो शुरू से करना चाह रहे हैं, और जहाँ पर हम महोदय हम कर सकते हैं वहाँ पे हम लोगों ने किया है। और अभी तो सिंचाई क्षमता महोदय, सिंचन क्षमता की जहाँ तक बात है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल है, जिसको अंतिम सिंचन क्षमता कहिए, 53.53 है, और इसमें अभी तक हम लोग करीब 42-43 लाख हेक्टेयर पहुंच चुके हैं। 53 में से 42-43 लाख। और हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 2005 की बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस 20 साल के महोदय, इस 20 साल के शासनकाल में हम लोगों ने उतनी अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित कर ली है जितना शुरू से लेके उस समय तक की सरकारों ने किया, उतना हम लोगों ने 20 साल में इतनी उपलब्धि महोदय हासिल कर ली है। इसको हम नहीं कैसे चर्चा करेंगे। और महोदय बाढ़ के बारे में हमने कह दिया है, और बाढ़ के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने एक से एक उसका अनोखा निदान किया है। बाढ़ के समय में अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे कि बाढ़ के समय में उस पानी को लिफ्ट करके, उद्वह करके, आज पानी बोध गया जी हुजूर आपके क्षेत्र में भी पीने का पानी, रबर डैम, एक से एक नवाचार में उसका निदान हो रहा है। हम लोग और भी जगह, सब जगह कर रहे हैं महोदय। और हमारे साथी रोहतास कैमूर के लोग भी बोल रहे थे कि भाई हम लोग वहाँ भी औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम को हम लोग सोन का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएंगे। उसी तरीके से कैमूर में दुर्गावती जलाशय का पानी पीने देंगे हम लोग,
मोहनिया को और भभुआ को। इसलिए महोदय चारों तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, बाढ़ प्रबंधन के मामले में भी, सिंचन क्षमता के मामले में भी, और लगातार हम किसानों को सिंचाई दे रहे हैं महोदय। इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि जल संसाधन विभाग के मांग को सर्वसम्मति से पारित करें। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 7,127 करोड़ 35,01,000 रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 12 फरवरी 26 के लिए स्वीकृत बिंदुओं की संख्या 48 है। अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधी विभाग भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 13 फरवरी 2026 को 11 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।